साइकोटॉक लेक्चर सीरीज़ के नए लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग यह जानेंगे कि संप्रत्यय अधिगम या कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या है, कॉन्सेप्ट लर्निंग साइकोलॉजी में अपना इम्पोर्टेंस क्या रखता है, कॉन्सेप्ट का फॉर्मेशन या निर्माण कैसे होता है, कॉन्सेप्ट लर्निंग का क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं या डिटर्मिनेंट्स हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन या कॉन्सेप्ट लर्निंग को प्रभावित करते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं और कुछ जानते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग के बारे में। वेलकम बैक। जैसा कि हम जानते हैं कि थिंकिंग एक कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस है और इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष संप्रत्यय का विकास होता है। संप्रत्यय एक ऐसे प्रतीक को कहा जाता है जिसमें वस्तुओं की सामान्य विशेषताओं का पता चलता है। सामान्य भाषा में अगर हम समझें तो संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी एक्सपीरियंस, किसी भी इवेंट का एक मेंटल कैटेगराइजेशन है जिसमें कुछ प्रतीकों के द्वारा हमें वस्तुओं के सामान्य विशेषताओं की जानकारी मिलती है। अगर हम इसको डिफाइन करें तो कहा जा सकता है कि कुछ नियमों द्वारा गुणों का आपस में मिलना संप्रत्यय कहलाता है। सेट ऑफ फीचर्स कनेक्टेड बाय सम रूल्स कैन बी कॉल्ड कॉन्सेप्ट। दूसरे तरीके से अगर इसको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि संप्रत्यय उन वस्तुओं, घटनाओं, अनुभूतियों या विचारों जो एक या अधिक अर्थ में एक दूसरे के समान हों के लिए एक मानसिक श्रेणी होता है। Concepts are mental categories for objects, events, experiences or ideas that are similar to one another in one or more respects। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कुछ सामान्य विशेषताएं एक विशेष नियम के द्वारा संबंधित हो जाती हैं तब हम उनका श्रेणीकरण कर देते हैं और एक नाम दे देते हैं, और यही श्रेणीकरण, यही कैटेगराइजेशन जो कि मेंटल लेवल पे होता है, कॉन्सेप्ट या संप्रत्यय कहलाता है। अगर हम थोड़ा और डिटेल चलें तो कॉन्सेप्ट में बेसिकली दो फैक्ट्स सामने आते हैं। एक है सेट ऑफ फीचर्स और दूसरा है रूल्स। मतलब गुणों का एक समुच्चय जो कि कुछ नियमों द्वारा संबंधित होता है, बंधा हुआ रहता है, उसको हम एक नाम देते हैं, उनका हम श्रेणीकरण करते हैं। यही कॉन्सेप्ट है और यही प्रक्रिया कॉन्सेप्ट लर्निंग की प्रक्रिया कहलाती है। अब सवाल यह उठता है कि गुण क्या होता है या गुण हम किसे कह सकते हैं। हम गुण उसी को कह सकते हैं जिसमें ये दो विशेषताएं मौजूद हों। पहला पृथक्करण या सब्सट्रैक्शन और दूसरा विषमता या कॉन्ट्रास्ट। अगर पृथक्करण और विषमता मौजूद नहीं है तो वह गुण या फीचर की श्रेणी में नहीं आता है। जैसे घास हरा होता है, यहाँ हरापन एक गुण है क्योंकि हरापन को अन्य रंगों से अलग किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है, और हरा रंग अन्य रंगों से अलग होता है, विषम होता है। तो यहाँ विषमता और पृथक्करण दोनों गुण पाया जा रहा है, इसलिए हरापन एक गुण है और इसे गुण की श्रेणी में हम रख सकते हैं। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के लिए किसी ऑब्जेक्ट में सिर्फ गुण का होना आवश्यक नहीं है, बल्कि उन गुणों का एक विशेष नियम द्वारा संबंधित होना आवश्यक होता है। बेसिकली दो तरह के रूल्स द्वारा गुण आपस में संबंधित होकर संप्रत्यय का निर्माण करते हैं। पहला रूल एल्गोरिदम रूल या गणितीय नियम कहलाता है और दूसरा रूल ह्यूरिस्टिक रूल या स्वतः शोध नियम कहलाता है। जैसा कि थिंकिंग में हम लोगों ने देखा था, एल्गोरिदम का मतलब है कि वह नियम जिसके द्वारा हम समस्या समाधान डेफिनेटली करते हैं, निश्चित रूप से करते हैं। जैसे किसी भी अंक में अगर हम 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 0 आता है। इस तरह का रूल एल्गोरिदम कहलाता है। लेकिन जो दूसरा रूल है उसमें सफलता की गारंटी नहीं होती है और यह ह्यूरिस्टिक अप्रोच या ह्यूरिस्टिक रूल या स्वतः शोध नियम कहलाता है। जैसे अगर यहाँ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम समझने की कोशिश करें तो अगर आपसे कहा जाए कि 4 पैर, 1 पूँछ, भौंकना, यदि ये 3 विशेषताएं हैं तो क्या होगा? आप कहते हो कुत्ता। दिस इज
एल्गोरिदम, क्योंकि इसका आंसर कुत्ता ही होगा, क्योंकि उसमें एक ऐसी विशेषता है जो संप्रत्यय को निर्धारित कर दे रही है, निश्चित कर दे रही है। लेकिन अगर हम आपसे कहें 4 पैर, 1 पूंछ, 2 सींग, तो यह ह्यूरिस्टिक रूल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ आपका आंसर निश्चित नहीं होगा। आप गाय भी कह सकते हैं, भैंस भी कह सकते हैं, बकरी भी कह सकते हैं, कई सारे जानवर कह सकते हैं, क्योंकि कई जानवरों के 4 पैर, 1 पूंछ, 2 सींग होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी इवेंट, किसी भी एक्सपीरियंस में अगर सेट ऑफ फीचर्स कुछ रूल्स द्वारा बंधे हुए हों, उनका कैटेगराइजेशन कर हम एक नाम दे रहे हैं, यही प्रक्रिया संप्रत्यय अधिगम कहलाती है। अब सवाल यह उठता है कि संप्रत्यय या संप्रत्यय अधिगम क्यों इम्पॉर्टेंट है, या इसकी उपयोगिता मनोविज्ञान में क्यों है। तो अगर संप्रत्यय का निर्माण न हो तो हर ऑब्जेक्ट, हर स्टिमुलस एक यूनिक स्टिमुलस हो जाएगा और उनको आपस में हम संबंधित नहीं कर पाएंगे, जिससे हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ अफेक्टेड हो जाएंगी। कॉन्सेप्ट से हमारे याद करने की क्षमता या मेमोरी भी आसान हो जाती है। जैसे कुछ सेट ऑफ फीचर्स के आधार पर हमने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया हुआ है पक्षी, क्योंकि ऐसी ऐसी अगर विशेषता होगी और ये विशेषता एक नियम द्वारा संबंधित होंगे तो हम उनको पक्षी कहेंगे। एक हमने कॉन्सेप्ट डेवलप किया हुआ है, फॉर्म किया हुआ है। अगर आपसे कोई किसी विशेष पक्षी के बारे में पूछे तो आप उसकी कुछ विशेषताएं बता सकते हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता है कि हर पक्षी के लिए अलग अलग विशेषताओं को आपको याद करनी होती है, आपको मेमोरी में रखनी पड़ती है, ऐसा नहीं। आपने कुछ विशेषताओं के आधार पर एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया पक्षी, या कुछ विशेषताओं के आधार पर एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया जानवर, तो यहाँ किसी भी जानवर या किसी भी पक्षी के बारे में पूछा जाए तो आप कुछ विशेषताओं का वर्णन कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट से हमारी मेमोरी आसान हो जाती है। संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट के कारण हमें यह भी जानकारी मिलती है कि किस स्टिमुलस के प्रति हमको कैसा रिस्पॉन्स करना है। जैसे कई तरीके से आग उत्पन्न की जा सकती है, लेकिन उससे संबंधित कॉन्सेप्ट हमने सीखा हुआ है, इसलिए आग के प्रति अनुक्रिया कैसे करनी है हम उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर करते हैं। कॉन्सेप्ट से वस्तुओं या घटनाओं को संबंधित करने में आसानी होती है या सिचुएशंस को जनरलाइज करने में आसानी होती है। तो हम देख रहे हैं कि कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हमारे कॉग्निशन, हमारे मेमोरी, हमारे लर्निंग को आसान बना देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कॉन्सेप्ट लर्निंग को हम क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं, या टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट्स को बेसिकली हम 2 मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सामान्य संप्रत्यय या जनरल कॉन्सेप्ट, और दूसरा विशिष्ट संप्रत्यय या स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट। अब सामान्य संप्रत्यय को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट, कृत्रिम संप्रत्यय, और नेचुरल कॉन्सेप्ट, स्वाभाविक संप्रत्यय। विशिष्ट संप्रत्यय या स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को फर्दर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सिंपल कॉन्सेप्ट, साधारण संप्रत्यय, और दूसरा जटिल कॉन्सेप्ट या कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। क्लासिफिकेशन में अगर हम आगे बढ़ें तो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को फर्दर 5 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। समुच्चय बोधक संप्रत्यय, वियोजक संप्रत्यय, संबंधात्मक संप्रत्यय, प्रतिबंधित संप्रत्यय और द्विप्रतिबंधित संप्रत्यय। तो चलिए एक एक को ब्रीफली समझते हैं। पहला जनरल कॉन्सेप्ट या साधारण संप्रत्यय। साधारण संप्रत्यय को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट एंड नेचुरल कॉन्सेप्ट। जब हम कॉन्सेप्ट को देखें तो कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जिनके फीचर्स एंड रूल्स डिफाइंड होते हैं और उनको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है। तो यदि कॉन्सेप्ट का नेचर ऐसा है जिनके डिफाइंड फीचर्स हों और जिनकी सीमा रेखा या बाउंड्रीज स्पष्ट हों, उन्हें आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट कहा जाता है। जैसे स्क्वायर एक कॉन्सेप्ट है। स्क्वायर की 4 भुजाएं होती हैं, 4 कोण होते हैं और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? यहाँ हम देख रहे हैं कि इस कॉन्सेप्ट में फीचर्स डिफाइंड हैं और रूल्स डिफाइंड हैं।
लेकिन कभी कभी कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जिनके फीचर्स डिफाइंड नहीं होते हैं और उनकी सीमा रेखा या बाउंड्री भी डिफाइंड नहीं होती है। जैसे जानवर एक कॉन्सेप्ट है और यह नेचुरल कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि इसकी विशेषताएं स्पष्ट नहीं है, ये फिक्स नहीं है कि ये विशेषता होगा तब हम जानवर कहेंगे। और दूसरा, इसकी बाउंड्रीज डिफाइंड नहीं है, इसलिए यह नेचुरल कॉन्सेप्ट या स्वाभाविक संप्रत्यय कहलाता है। अगर एक बार फिर से हम देखें तो ऐसे कॉन्सेप्ट जिसके फीचर्स और बाउंड्रीज डिफाइंड हों वह आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट कहलाता है, और ऐसे कॉन्सेप्ट जिसके फीचर्स और बाउंड्रीज डिफाइंड नहीं हों वह नेचुरल कॉन्सेप्ट कहलाता है। कॉन्सेप्ट का दूसरा पार्ट स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट या विशिष्ट संप्रत्यय था। स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट वन इज सिंपल कॉन्सेप्ट एंड सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। ऐसे कॉन्सेप्ट जिसमें कोई एक गुण होता हो वह सिंपल कॉन्सेप्ट कहलाता है, जैसे हरा, काला, नीला इत्यादि। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक गुण होते हैं, वह कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट कहलाता है, जैसे हरी घास, काली गाय इत्यादि। कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को फर्दर 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। पहला, कॉन्जंक्टिव या समुच्चय बोधक संप्रत्यय। जब दो या दो से अधिक गुणों को जोड़कर एक संप्रत्यय का निर्माण होता है तो उसे समुच्चय बोधक संप्रत्यय कहा जाता है। जब वस्तुओं की कई विभिन्नताओं के बावजूद कोई एक ऐसी विशेषता होती है जिसके आधार पर उसको एक विशेष वर्ग में रखा जाता है तो इसे वियोजक संप्रत्यय या डिसजंक्टिव कॉन्सेप्ट कहते हैं, जैसे बाघ, चीता, सिंह, भेड़िया इत्यादि। इसमें जानवरों की कई विशेषताएं हैं लेकिन कोई एक ऐसी विशेषता है जिसके आधार पर हम इनको जंगली जानवर की श्रेणी में रखते हैं, इसलिए यह डिसजंक्टिव या वियोजक कॉन्सेप्ट हुआ। जब विशेषताओं के बीच संबंधों के आधार पर कोई संप्रत्यय बनता है तो इसे संबंधात्मक संप्रत्यय का नाम दिया जाता है, जैसे नजदीक, दूर, छोटा, बड़ा, भारी, हल्का आदि संप्रत्यय संबंधात्मक संप्रत्यय का उदाहरण है। कुछ संप्रत्यय ऐसे होते हैं जिनका निर्माण शर्तों के आधार पर या कंडीशंस के आधार पर होता है, और ऐसे वाक्यांशों का निर्माण इफ देन के आधार पर किया जाता है। जैसे यदि कहा जाए कि यदि कोई वस्तु लाल है तो उसे गोलाकार होना आवश्यक है, यहाँ शर्त रखी जा रही है। इस आधार पर यदि हम संप्रत्यय का निर्माण करते हैं तो इस तरह का संप्रत्यय कंडीशनल कॉन्सेप्ट या प्रतिबंधित संप्रत्यय कहलाता है। और लास्ट, द्विप्रतिबंधित संप्रत्यय या बाई कंडीशनल कॉन्सेप्ट। कभी कभी संप्रत्ययों का निर्माण दो शर्तों के आधार पर होता है और ऐसे वाक्यांशों की शुरुआत इफ एंड ओनली इफ से होती है तो वह बाई कंडीशनल कॉन्सेप्ट कहलाता है। जैसे यदि वाक्यांश का निर्माण ऐसा हुआ हो कि किसी काली वस्तु को संप्रत्यय हम तभी कहेंगे जब वह सिर्फ आयताकार हो, इफ एंड ओनली इफ। तो यदि इस कंडीशन के आधार पर किसी कॉन्सेप्ट का फॉर्मेशन आप करते हैं, किसी कॉन्सेप्ट को आप डेवलप करते हैं, तो ऐसा कॉन्सेप्ट बाई कंडीशनल कॉन्सेप्ट या द्विप्रतिबंधित संप्रत्यय कहलाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि संप्रत्ययों की अपनी विशेषताओं, अपने नेचर के आधार पर कई कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यह देखते हैं कि कॉन्सेप्ट लर्निंग में किन विधियों का उपयोग होता है, अर्थात किन विधियों द्वारा संप्रत्यय अधिगम किया जाता है। मेथड्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ कॉन्सेप्ट लर्निंग। बेसिकली कॉन्सेप्ट लर्निंग के लिए दो मेथड का यूज किया जाता है। पहला मेथड है मेथड ऑफ रिसेप्शन, ग्रहण या प्राप्ति विधि, और दूसरा मेथड ऑफ सिलेक्शन, चयन विधि। मेथड ऑफ रिसेप्शन क्या है? मेथड ऑफ रिसेप्शन मेथड से कॉन्सेप्ट लर्निंग जो की जाती है उसमें एक्सपेरिमेंटर सब्जेक्ट को एक एक करके स्टिमुलस प्रेजेंट करता है जिसके द्वारा संप्रत्यय सीखा जाना है। प्रयोज्य का काम यह होता है कि वह उद्दीपक को रिसीव करता है और उसे यह बताना होता है कि वह उद्दीपक कॉन्सेप्ट का उदाहरण है अथवा नहीं। सब्जेक्ट के आंसर के बाद एक्सपेरिमेंटर करेक्ट आंसर उसको बताता है।
और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि कॉन्सेप्ट लर्निंग नहीं हो जाती है। मेथड ऑफ रिसेप्शन में कंडीशन पर पूरा कंट्रोल एक्सपेरिमेंटर का होता है। मीन्स एक्सपेरिमेंटर डिसाइड करता है कि प्रयोज्य को कब किस स्टिमुलस को प्रेजेंट करना है, किस स्टिमुलस को देना है, किस स्टिमुलस को नहीं देना है। चयन विधि या मेथड ऑफ सिलेक्शन में प्रक्रिया थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। इसमें क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट लर्निंग से संबंधित जितने भी स्टिमुलस हैं वह एक्सपेरिमेंटर एक साथ सब्जेक्ट को दे देता है। सब्जेक्ट एक एक करके स्टिमुलस उसमें सेलेक्ट करता है जिसे वह समझता है कि वह कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल है। सब्जेक्ट जब स्टिमुलस को सेलेक्ट करता है फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंटर उसको सही और गलत की जानकारी दे देता है कि उसके द्वारा सेलेक्ट किया हुआ स्टिमुलस कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल है अथवा नहीं। एक्सपेरिमेंटर की जानकारी के बाद वह अनयूजफुल स्टिमुलस को अलग करता है और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड स्टिमुलस को एक साथ करता है, और यह प्रक्रिया तब तक चलते रहती है जब तक कि कॉन्सेप्ट लर्निंग नहीं हो जाती है। यहाँ कॉन्सेप्ट लर्निंग के दौरान किस स्टिमुलस का सिलेक्शन करना है वह एक्सपेरिमेंटर पर नहीं बल्कि सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस यह है कि मेथड ऑफ रिसेप्शन में स्टिमुलस पर कंट्रोल एक्सपेरिमेंटर का होता है, वह अपने अनुसार स्टिमुलस को सब्जेक्ट को प्रेजेंट करता है। लेकिन मेथड ऑफ सिलेक्शन में स्टिमुलस पर कंट्रोल सब्जेक्ट का होता है, वह जिस स्टिमुलस को समझता है कि वह उसके कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल है वह उस स्टिमुलस का चयन करता है और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट लर्निंग करता है। तो मेथड ऑफ रिसेप्शन एंड मेथड ऑफ सिलेक्शन के थ्रू कॉन्सेप्ट लर्निंग की जा सकती है। लेक्चर के अंतिम पार्ट में चलते हैं और यह देखते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट लर्निंग को प्रभावित करते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ कॉन्सेप्ट लर्निंग। कई सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट लर्निंग को प्रभावित करते हैं, या तो हमारे कॉन्सेप्ट लर्निंग को इंक्रीज करते हैं या हमारे कॉन्सेप्ट लर्निंग में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। चलिए कुछ को देखते हैं। एक फैक्टर है स्थानांतरण या ट्रांसफर। स्थानांतरण या ट्रांसफर का तात्पर्य है कि पूर्व में सीखा गया संप्रत्यय क्या वर्तमान में सीखे जाने वाले संप्रत्यय पर कोई प्रभाव डाल रहा है। यह अवस्था स्थानांतरण की अवस्था कहलाती है। यदि पूर्व में सीखा गया संप्रत्यय वर्तमान में सीखे जाने वाले संप्रत्यय पर धनात्मक प्रभाव डालता है तो कॉन्सेप्ट लर्निंग आसान हो जाती है या फास्ट हो जाती है, और यदि पूर्व में सीखे गए कॉन्सेप्ट का वर्तमान में सीखे जाने वाले कॉन्सेप्ट पर नेगेटिव ट्रांसफर होता है तब कॉन्सेप्ट लर्निंग स्लो हो जाती है या बाधित हो जाती है। तो ट्रांसफर हमारे कॉन्सेप्ट लर्निंग को प्रभावित करता है। दूसरा डिटर्मिनेंट है विभिन्नता या डिस्टिंक्टिवनेस। कुछ वस्तुओं में सामान्य विशेषताओं को अलग करना आसान होता है तथा कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं कि उनकी विशेषताएं इस तरीके से एक दूसरे में मिक्स होती हैं कि उनको डिस्टिंक्ट करना या विभेदित करना कठिन हो जाता है। तो ऐसे उद्दीपक या ऐसे वस्तु जिनमें विशेषताओं को अलग करना आसान होता है उनकी कॉन्सेप्ट लर्निंग फास्ट होती है, और ऐसे स्टिमुलस, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें विशेषताओं को डिस्टिंक्ट करना कठिन होता है उनकी कॉन्सेप्ट लर्निंग डिफिकल्ट होती है या स्लो होती है। अगला डिटर्मिनेंट है सामग्रियों में जोड़ तोड़ करने की योग्यता, एबिलिटी टू मैनिपुलेट मटेरियल्स। यदि व्यक्ति में सामान्य विशेषताओं को पहचानने और उनको पुनर्गठित करने की योग्यता अधिक है तब हमारी कॉन्सेप्ट लर्निंग फास्ट हो जाती है, आसान हो जाती है। और यदि किसी व्यक्ति में विशेषताओं को पहचानने और उनको रिकॉन्स्ट्रक्ट करने की एबिलिटी कम होती है तो ऐसे व्यक्तियों में कॉन्सेप्ट लर्निंग कंपैरेटिवली स्लो होती है। सो यह एबिलिटी हमारे कॉन्सेप्ट लर्निंग या कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन को परिवर्तित कर देता है या प्रभावित कर देता है। अगला डिटर्मिनेंट है निर्देशात्मक वृत्ति, इंस्ट्रक्शनल सेट। कॉन्सेप्ट लर्निंग के दौरान यदि प्रयोज्य को दी गई सामग्रियों के कॉमन एलिमेंट्स को खोज करने के लिए स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दे दिया जाए तब उस सब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट लर्निंग आसान हो जाएगी, क्योंकि जब हम इंस्ट्रक्शन के थ्रू एक सेट तैयार कर देते हैं तो प्रयोज्य मटेरियल्स में कॉमन एलिमेंट्स को जल्दी पहचान लेता है और कॉन्सेप्ट लर्निंग आसान हो जाती है। अगला डिटर्मिनेंट है संगत उपलब्ध सूचनाएं, रिलेवेंट अवेलेबल इंफॉर्मेशंस।
यदि कॉन्सेप्ट लर्निंग के दौरान सब्जेक्ट को रिलेवेंट इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करा दी जाए तो कॉन्सेप्ट लर्निंग फास्ट और आसान हो जाती है। इसके साथ साथ यह भी है कि जब आप रिलेवेंट इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करें तो उन इंफॉर्मेशंस को एक साथ प्रोवाइड करें, न कि एक एक करके। यदि आप सभी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को एक साथ प्रोवाइड करा देते हैं तो सब्जेक्ट को कॉन्सेप्ट लर्निंग में काफ़ी आसानी हो जाती है, और जब एक एक करके आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं तो कंपैरेटिवली कॉन्सेप्ट लर्निंग उतना आसान नहीं होता जितना कि एक साथ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के दौरान होता था। अगला डिटरमिनेंट है नियम का स्वरूप, नेचर ऑफ रूल। पहले हम लोगों ने देखा था कि कॉन्सेप्ट लर्निंग में सेट ऑफ फीचर्स होते हैं और वो फीचर्स कुछ रूल्स के द्वारा संबंधित होते हैं। स्टडीज में देखा गया है कि जो हमारे रूल्स हैं उनका नेचर कॉन्सेप्ट लर्निंग को प्रभावित कर देता है। यदि कॉन्सेप्ट लर्निंग के रूल्स सिंपल हों तब कॉन्सेप्ट लर्निंग फास्ट होती है या आसान हो जाता है लर्निंग करना, और यदि कॉन्सेप्ट लर्निंग के रूल्स कॉम्प्लेक्स हों तो कॉन्सेप्ट लर्निंग कंपैरेटिवली डिफिकल्ट हो जाती है। अगला फैक्टर है शब्द भंडार या वोकैबुलरी। सामान्यतः यह देखा जाता है कि कॉन्सेप्ट लर्निंग के दौरान अगर व्यक्ति में शब्द भंडार अधिक है तो वह शब्दों को आसानी से पहचान लेता है, उसका अर्थ लगा लेता है, और जब सब्जेक्ट शब्दों का अर्थ आसानी से लगा लेता है तो उसको संप्रत्यय सीखने में आसानी होती है। तो वोकैबुलरी एंड कॉन्सेप्ट लर्निंग में पॉजिटिव कोरिलेशन पाया जाता है। शब्द भंडार जितना अधिक होगा संप्रत्यय अधिगम भी उतना अधिक होगा। अगला फैक्टर है धनात्मक एवं ऋणात्मक उदाहरण, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स। संप्रत्यय अधिगम के दौरान यदि सीखे जाने वाले संप्रत्यय का सही उदाहरण दिया जाए तो संप्रत्यय अधिगम आसान हो जाता है। यह पॉजिटिव एग्जाम्पल की कंडीशन कहलाती है। और यदि सीखने के दौरान सीखी जाने वाले सामग्री का अनुपयुक्त उदाहरण दिया जाए तो अधिगम कठिन हो जाता है, यह नेगेटिव एग्जाम्पल कहलाता है। सो दोनों कंडीशन में कॉन्सेप्ट लर्निंग की मात्रा परिवर्तित हो जाती है। पॉजिटिव एग्जाम्पल की कंडीशन में कॉन्सेप्ट लर्निंग बढ़ता है और नेगेटिव एग्जाम्पल की कंडीशन में कॉन्सेप्ट लर्निंग में बाधा पहुंचती है। अगला फैक्टर है पर्यावरणीय चर या इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स। इन्वायरमेंटल वेरिएबल से रिलेटेड कई स्टडीज की गई और यह देखा गया कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वह कॉन्सेप्ट लर्निंग को कैसे प्रभावित करते हैं। इससे संबंधित एक इम्पॉर्टेंट स्टडी लॉफलिन ने करी थी। वह यह देखना चाहते थे कि यदि कॉन्सेप्ट लर्निंग की प्रक्रिया चल रही हो तो सब्जेक्ट अगर कॉन्सेप्ट लर्निंग अकेले में कर रहा है तो कॉन्सेप्ट लर्निंग पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और यदि सब्जेक्ट जब कॉन्सेप्ट लर्निंग कर रहा होता है उस समय कुछ लोगों को प्रेजेंट कर दिया जाए असेस करने के लिए, तब कॉन्सेप्ट लर्निंग कैसे होती है। उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि कॉन्सेप्ट लर्निंग के दौरान दूसरे लोगों की उपस्थिति के कारण डिस्ट्रैक्शन अधिक होता है और ऐसे में कॉन्सेप्ट लर्निंग प्रॉपर नहीं होता है। जबकि दूसरी अवस्था में यदि एकांत में सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट लर्निंग का प्रोसेस कर रहा है तो उसमें डिस्ट्रैक्शन कम होगा और कॉन्सेप्ट लर्निंग अधिक होगी। यह लॉफलिन ने अपने स्टडी में पाया था। कुछ स्टडीज सेल्फ एस्टीम और कॉन्सेप्ट लर्निंग के रिलेशन को देखने के लिए की गई थी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्टडी शारूगर की थी। इन्होंने सेल्फ एस्टीम और अमाउंट ऑफ कॉन्सेप्ट लर्निंग के बीच रिलेशनशिप देखा और उन्होंने अपने स्टडी में पाया कि हाई सेल्फ एस्टीम के व्यक्तियों में कॉन्सेप्ट लर्निंग भी हाई होता है, जबकि लो सेल्फ एस्टीम वाले व्यक्तियों में कॉन्सेप्ट लर्निंग भी लो होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हमारे कॉन्सेप्ट लर्निंग को प्रभावित कर देते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, कॉन्सेप्ट लर्निंग का क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स एंड प्रोसीजर्स हैं जिसके द्वारा कॉन्सेप्ट लर्निंग की जाती है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट लर्निंग को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आज के लेक्चर के बाद हम लोग कॉन्सेप्ट्स और कॉन्सेप्ट लर्निंग के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं साइकोलॉजी के एक नए टॉपिक के साथ नए साइको टॉक में। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ
and always respect your parents. Thank you.